बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान सईद और रहमान सिद्दीकी। सामीन जो हमें रेडियो पे सुन रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं नाजरीन, उनको बताते चलें कि बल्दियाती नुमाइंदगान कल से एहतजाज में बैठे हुए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असम्बली के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उनके मुतालबात हैं कि उनको इख्तियारात जो है ना वो दिए जाएँ। और बड़े अरसे से बल्दियाती नुमाइंदगान इस वाले से आवाज़ उठा रहे हैं। पस मंज़र आप सबको पता है, इस पर बेशुमार प्रोग्राम हमने जो है ना पहले भी किए हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अहकाम सादर किए थे। उस वक्त की हुकूमत आज़ाद कश्मीर को सरदार तनवीर अलियास की सरबराही में जो हुआ करती थी PTI की हुकूमत के, आज़ाद कश्मीर में फिलफौर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। उस वाले से फिर काफ़ी जो है ना काम काज हुआ और सच्ची जो है ना बात है जिसका एतराफ़ करना चाहिए कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी दिलचस्पी का उस वक्त मुजाहरा किया और बल्दियाती इंतखाब बड़ी खुश असलूबी के साथ हुए। सिक्योरिटी इशूज़ भी थे और बड़ा मुश्किल था मरला, लेकिन बड़े पुरअमन, शफाफ और बड़े आज़ादाना, मुनसिफाना, हकीकी मायनों में, कहने की हद तक हकीकी मायनों में इंतखाबात हुए और आवाम के ग्रास रूट लेवल से जो क़यादतें हैं वो मुंतखब होके आपके सामने आई। लेकिन ये क़यादतें तो मुंतखब होगी और तवील अरसे जो है ना बाद ये इंतखाबात हुए, लेकिन इनके इख्तियारात का मसला फिर भी हल जो है ना वो नहीं हुआ। और मुसलसल ये अवामी नुमाइंदे आवाज़ उठाते रहे कि उनको इख्तियारात जो है ना वो दिए जाएँ ताकि अवाम जिन्होंने उनको वोट दे के मुंतखब किया उनकी खिदमत के लिए अमली तौर पर वो किरदार अदा कर सकें। बहुत सारी हुकूमतों से इनकी मुलाकातें भी हुई, हुकूमत की कमेटियाँ भी बनी, मुख्तलिफ जो वज़राए कराम है वो भी उन कमेटियों में इनके साथ मिलते रहे, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। तो अभी मुसलसल धरने पे बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए थे, कल भी थे, पूरे आज़ाद कश्मीर से बल्दियाती नुमाइंदगान। तो उनकी नुमाइंदगी करने के लिए हमारे जो ज़िला कौंसल के फोकल पर्सन हैं, मुंतखब नुमाइंदे, बल्दियाती नुमाइंदे और हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, ट्रेड यूनियन के भी सरकर्दा रहनुमा मीर इम्तियाज़ साहब, वो हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। वो बताएंगे कि इस धरने के मकासद क्या। कुछ तो पस मंज़र मैंने आपको बता दिया और कुछ और जो इसकी जो है तफसील वो उससे आपको आ करेंगे। इम्तियाज़ साहब खुश आमदेद। आप अभी एहतजाज में बैठे हुए थे और हमारे जो भाई हैं अपना राजा शाहिद लतीफ़ साहब वो आपको यहाँ पे लेके आए कि आप अपना मौक़िफ़ बाज़ाब्ता मीडिया के सामने पेश करें। तो क्या मकासद है और क्या है सिलसिला आपका, इस वाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जैसे कि आपने इसका पस मंज़र बताया और मैं इस वक्त भी धरने से उठ के आया हूँ। आज़ाद कश्मीर में आखिरी बार बल्दियाती इंतखाबात 1992 में हुए और 92 में बल्दियाती इंतखाबात के तनाज़र में बनने वाले जो मुंतखब बॉडीज़ थी वो 96 तक रही और 96 के बाद अमली तौर पर 32 साल में आज़ाद कश्मीर के बाद इलेक्शन हुए और जो बॉडीज़ लोकल मुंतखब बॉडी जो अमल में आई वो 28 साल के बाद आई। चूँकि 92 वाला सिलसिला 96 तक चला, अब 96 में इलेक्शन नहीं हुए। अब इस दौरान आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 6 हुकूमतें चेंज हुई 5-5 साल का टेन्योर मुकम्मल करने के बाद, और 6 की 6 जो हुकूमतें थी बरसर इक़्तिदार आने वाली पार्टीज़ का जब इलेक्शन मंशूर और कैंपेन करते थे तो उसमें उनके मंशूर में टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ हुआ करती थी वो बल्दियाती इंतखाबात करवाना हुआ करते थे। अनफॉर्चुनेटली जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाते तो उसके बाद फिर वो सारी, जब वो असम्बली का इलेक्शन हो जाता तो बल्दियाती इंतखाबात का मंशूर वो भूल जाते। ये तसलसल तकरीबन 3 अशरों पे मुहित रहा। जब 3 अशरों के बाद जब ये 2021 के आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन होने, इनका पिछले 16 से 21 वाला टेनोर पूरा हुआ, तो 2021 में 21 से 26 वाला जो टेनोर के इलेक्शन जब होने जा रहे थे तो इस दौरान भी मंशूर हमारे आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो हमारे MLA साहिबान बैठे हैं या जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आई उनका मंशूर भी यही था जी कि हम बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी दौरान चूँकि मामला सब जुडिस था, मैं ज़ाती तौर पर चूँकि मैं एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी हूँ और मुजफ्फराबाद जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आज़ाद कश्मीर की दूसरी बड़ी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोटली जो डिस्ट्रिक्ट कोटली है उसकी है, उसके 72 है उसके काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद, और मुजफ्फराबाद की 52 है। तो 41 यूनियन काउंसिल है मुजफ्फराबाद की, पूरे आज़ाद कश्मीर की 278 यूनियन काउंसिल्स हैं। मुजफ्फराबाद में चूँकि 41 मेंबरान बराह रास्त इलेक्ट होके आए और 11 जो हैं वो मखसूस नशस्तों पर लोग मुंतखब हुए, जिनमें 5 लेडीज़ काउंसलर हैं और 5 यूथ हैं और 1 किसान काउंसलर है। ये 52 का ऐवान मुकम्मल हुआ।
जब मामला सब जुडिस था तो मैं इस मरहला पर यह कहूँगा कि हमारी आला अदलिया पहले हाई कोर्ट और बाद अदालत उस्मा सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये इलेक्शन बाई फोर्स बाई लॉ आज़ाद कश्मीर हुकूमत से करवाया। और मैं इसका क्रेडिट उस वक्त के वजीर आजम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास खान साहब को भी दूंगा, क्योंकि उससे पहले भी कोर्ट्स आर्डर आते रहे लेकिन लेतो लाल से हुकूमतें और नजरिया ज़रूरत के तहत मुख्तलिफ फीले बानों से वो जान छुड़ाती रहीं, लेकिन तनवीर इलियास खान उस वक्त के वजीर आजम ने ये काम कर दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 27 नवंबर 2022 को आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के 3 मरहलों में चूंकि होना थे, पहला मरहला चूंकि मुजफ्फराबाद से शुरू हुआ 27 नवंबर को मुजफ्फराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के इंतहाई पीसफुल और पुरअमन इंतखाबात हो गए, जिसको हमारी हुकूमतें ये थ्रेट, हमारे एमएलए ये कहते थे जी कि सिक्योरिटी थ्रेट है, हुकूमत पाकिस्तान ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। तनवीर इलियास खान साहब ने यह कहा जी कि सिक्योरिटी इंशाल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के पुरअमन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क वहाँ होता है जहाँ लोग कुछ न करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर भर के निचले सतह के लोग ये चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हो, इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा वाकया नहीं होगा और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं हुआ। 27 नवंबर को इंतखाबात हो गए, उसके बाद ये मुजफ्फराबाद डिवीजन में हुए, फिर दूसरे मरहले में पुंछ डिवीजन में हुए और तीसरे मरहले में मीरपुर डिवीजन में हुए, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से एक साथ सारे आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो सके, 3 मरहलों में हुए। जनवरी 2023 में ये बल्दियाती इंतखाबात इनका सारे तीनों मराइल मुकम्मल हो गए। जब बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हो गए तो हम ये उम्मीद रख रहे थे कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अब फौरी तौर पर, जो मुसलमा असूल है, हमारा एक्ट भी यही कहता है, कानून यही कहता है कि जो लोग अवामी मैंडेट लेके आए, ख्वाह वो वार्ड काउंसलर है, ख्वाह वो चेयरमैन यूसी है, ख्वाह वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काउंसलर है, टाउन कमेटी का या म्यूनसिपल कमेटी का काउंसलर है, ये बराह रास्त आवाम से वोट लेके आए हैं। जो इनका अपना मैंडेट है, थोड़े पैमाने पे इसे, लेकिन अपना मैंडेट है इनका। हम ये उम्मीद रख रहे थे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत फौरी तौर पर ये अख्तियारात हमें मुंतकिल कर देगी, जब उसमें बल्दियाती जो डेवलपमेंट के काम में अख्तियारात थे उनके अपने मुतय्यन ऑलरेडी एक्ट 90 में। तो जब हम लोगों ने इस पे पहले तो हम देखते रहे जी कि शायद ये हमें अख्तियारात दे देंगे, उसके बाद फिर हमने डिमांड करनी शुरू की, हमने प्रेस में दिया, फिर मुख्तलिफ हम स्टेक होल्डर्स को मिले। इस दौरान तनवीर इलियास साहब ने 23 मार्च 2022 को इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में एक कन्वेंशन रखा, जिस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे तनवीर इलियास साहब और स्पेशल सेक्रेटरी मसूद रहमान उसके फोकल पर्सन मुकर्रर हुए। तो हम सब लोगों को इनविटेशन भी मिल गई कि जी आपने 22 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचना है। 23 मार्च को रोज़ा था और 22 मार्च को ये कन्वेंशन होना था। और वहाँ तनवीर इलियास साहब ने जो कमिटमेंट की थी वो ये की थी कि एक्ट 90 में चूंकि इस दौरान बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, नजरिया ज़रूरत के तहत उसमें अमेंडमेंट होती रही है, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगते रहे हैं, बराह रास्त मुंतखब होकर लोग जो आने वाले थे वो चेयरमैन वगैरह नहीं लगे, एडमिनिस्ट्रेटर लगते रहे, लिहाजा हम उस सारे को दुरुस्त करके 23 मार्च को आपको नोटिफिकेशन देंगे। वो नोटिफिकेशन के लिए उन्होंने इंतखाब किया कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद का। जब हम लोग उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार थे जी कि और खुश भी थे कि हमें हमारे इख्तियारात मिल जाएंगे, चलें जो हमारा सब कदर जो हमारा अख्तियार बनते, मैंडेट है, जो हमारा डोमेन है, जो हमारी उसमें रहते हुए हम लोगों के काम करेंगे, क्योंकि हम ग्रास रूट बल्दियाती इंतखाबात बुनियादी तौर पे ग्रास रूट लेवल के लोग वहाँ मुंतखब होते हैं। जितना एक वार्ड काउंसलर अपने वार्ड को बेहतर अंदाज में समझ सकता है कि मेरे वार्ड में कौन सी काम फौरी नोयत में करने वाला है, या चेयरमैन एक समझता है कि मेरी यूसी में कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, कोई दही रास्ता है, पुल है, पगडंडी है, या कोई वाटर सप्लाई है, इतना एक एमएलए नहीं समझता, ये वज़ीर आज़म नहीं समझता। मैं शायद आपका ज्यादा टाइम हो गया थोड़ा सा, मैं आपको पस मंजर इसका बताना चाह रहा हूँ। जब ये 23 मार्च वाले प्रोग्राम, 22 मार्च वाले प्रोग्राम में, इसी असना में 18 मार्च को फैसल मुमताज राठौर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जी कि पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब होने वाला कोई भी कौंसलर, ख्वाह वो किसी भी कौंसिल का ऐसा है, वो जिला कौंसिल का है, यूनियन कौंसिल का है, वार्ड का है, या वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन कमेटी या म्यूनसिपल कमेटी का, वो उस कन्वेंशन में ऐसा नहीं लेगा। पस मंजर इसका अल्लाह जानता है कि उनके जहन में क्या थी, या वो शायद ये समझ रहे थे कि तनवीर इलियास साहब बहुत स्ट्रेंथन हो जाएंगे ये सारे बल्दियाती मुंतखब लोगों को मिला के खुश करके। तो हम ये समझ रहे थे चलें पीपल्स पार्टी ने ये एक्ट किया है, शायद बाकी जमातें नहीं करेंगे। 19 मार्च को जो सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, तारिक फारूक साहब, उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया, सेम उसका भी वर्डिंग थी जी कि मुस्लिम लीग नून के
टिकट से जीता हुआ कोई भी कौंसलर उस कन्वेंशन में शामिल नहीं होगा, ऐसा नहीं बनेगा उसका। तो 20 मार्च को तनवीर इलियास साहब ने वो कन्वेंशन मौखर कर दिया कि जी अब रमज़ान आ गया तो हम रमज़ान की बात कर लेते हैं। पर दरमियान की बात का आपको पता है कि वो तनवीर इलियास साहब 8 अप्रैल को खुद ही चले गए। ये तो उसका पस मंजर था। पर उसके बाद हमने जहां हमें मौका मिला हमने कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर को एक्सेस की। इस दौरान चूंकि आज़ाद कश्मीर में पूरी सियासत जो मरकजी सियासत है वो अदम एतमाद और क्या नाम है उसका लेते हैं कि मुतजलजल रही, क्योंकि इस दौरान एक दो हुकूमतें भी चेंज हो गई। तनवीर इलियास साहब से पहले कयूम नियाजी साहब थे, कयूम नियाजी साहब के बाद तनवीर इलियास साहब आ गए। तनवीर इलियास साहब वो चूंकि अदलिया के वो एक कंटेम्प्ट में वो उनकी हुकूमत चली गई, और उसके बाद जो मौजूदा वज़ीर आज़म है और जो मौजूदा असम्बली में बैठे हुए मैं समझती हूँ मेंबरान है, ये वज़रा हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं है, उनकी पार्टी इक़्तिदार है। वो ये आखिरी बात मैं आपके सामने इस तनाज़ुर में ये करके फिर आगे निकलता हूँ कि इस बात पर आज़ाद कश्मीर असम्बली में चूंकि 53 का ईवान है, वो सारे के सारे एक पेज पे हैं कि हमने लोकल बॉडीज़ के जो हमारे अदारे हैं, बल्दियाती अदारे या बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदगान, हमने इनको गैर फाल रखना है, हमने इनको ऑपरेशनल फंक्शनल नहीं करना है, इनको अख्तियारात और फंड्स नहीं देने। मैं समझता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हम उनके अगर अच्छे माहौल में वो देखें, गुड जस्टिस और गुड सेंस में वो देखें तो हम उनके दस्त बाजू हैं। जब जनरल इलेक्शन होते हैं हम ही लोग उनके लिए जाके एक एक वार्ड में, एक एक महल्ले में, एक एक शख्स, एक एक घर में जाके उनके लिए वोट मांगते हैं। ये अपने लिए बुनियादी तौर पर मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। हमने तो जैसे तैसे करके 21 महीने गुजार दिए, अभी बाकी जो अर्सा रहता है तो इंशाअल्लाह ताला हम स्ट्रगल में गुजारेंगे। लेकिन इस पे सारे एमएलए एक पेज पे हैं जी कि हमने अख्तियारात मुंतकिल नहीं करने, जो मैं समझता हूँ कि हमारे मैंडेट के खिलाफ ये उनकी बहुत बड़ी साजिश और हमारे मैंडेट की तो इन कर रही है। इम्तियाज साहब, अभी जो एहतजाज आप कर रहे हैं, असेंबली के सामने आप बैठे हैं, इसमें कितने मुंतखब नुमाइंदगान हैं और कितने अरसे तक एहतजाज करेंगे? मकासद तो ज़ाहिर इख्तियारात का असूल ही है, तो थोड़ी सी इसकी तफसील बताएं। मैं इससे पहले ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि ये धरना एकदम धरने की नौबत क्यों आई, इन बिटवीन हमने क्या किया। इस दौरान ये हुआ जी कि हमारे एहतजाज और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें और मुख्तलिफ औकात में वज़रा, वज़ीर आज़म और स्टेक होल्डर्स को मिल के ये बार बार हमने पीस प्रोसेस से हम गुजरे। हमने रिक्वेस्ट की जी कि जो बल्दियाती इंतखाबात की बेसिक रूह है उसके मुताबिक आप हमें एंटरटेन करें, उसके मुताबिक आप ये इख्तियारात जो तरक्याती फंड्स और ये जितने भी तरक्याती मनसूबा जाते हैं जो मकामी हुकूमतों के लेवल के, ये उनको आप मुंतकिल करें। जो एक्ट 90 कहता है, एक्ट 90 में मुतय्यन है बल्दियाती अदारों के और बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदगान के इख्तियारात। हमने कहा आप उसको नजरिया जरूरत के तहत आपने उसको हुलिया बगाड़ा हुआ है, उसको अपनी असल शेप में बहाल करके फिर जदीद तकाजों के मुताबिक अगर उस वक्त कोई मतलब मैंडेटरी थी किसी लोकल काउंसलर की 20,000 रुपये, तो डेफिनेटली उस वक्त का 20,000 आज का वो 5 लाख या 10 लाख बनता है। हमने कहा जी इस एतबार से जो आप समझते हैं कि जरूरी उसमें जदीद तकाजों के मुताबिक अमेंडमेंट जरूरी है, वो करके आप इस एक्ट को 2024 के नाम से आप इसको मुकम्मल करें। इसी असना में मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहूँगा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक कमेटी बना दी, और वो जो कमेटी बनी उसमें 3 वज़रा, 3 सेक्रेटरी साहिबान और 4-5 हमारे मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान थे। उस कमेटी ने 8 महीने की तगो-दो के बाद एक मसवदा तैयार किया, और उस मसवदे में ये सारी चीज़ें तयन है कि एक लोकल काउंसलर के क्या अख्तियारात हैं, वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर चेयरमैन यूसी उन्हीं में से एक बनता है, उसके क्या अख्तियारात हैं, वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है। मैं जिस तरह के 11 वार्डों से इलेक्शन लड़के आया हूँ, मैंने 3,500 वोट लिए, और हमारी असेंबली में बैठे हुए सारी से हमारे पाकिस्तान जो माजरीन की सीटों से लोग आए, जितने वोट मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेके आऊँ इतने वो 5 एमएलए लेके, इतने वोट लेके वो एमएलए बनते हैं। तो मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि हमने ये कहा जी कि आप इसके सारे निज़ाम को बहाल करें। कमेटी ने 7, 6, 8 महीने, उसमें मैं समझता हूँ कि चेयरमैन मुजफ्फराबाद सरदार इम्तियाज अब्बासी साहब का कलीदी रोल है, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी हैं, और इसी तरह जावेद शरीफ साहब रावला कोट से, बाग से, अपने कोटली से अब्दुल गफूर साहब हैं उस कमेटी के मेंबर, और मेयर मुजफ्फराबाद। इन्होंने इंतहाई जान फशानी से कभी इस्लामाबाद, कभी मुजफ्फराबाद, कभी इस्लामाबाद, कभी मुजफ्फराबाद, इन्होंने कमेटी को यानी पीछे घूम के एमएलए साहिबान, मिनिस्टर के साहिबान के साथ मिलकर कमेटी के जो भी डेट मुतय्यन होती थी उस पर ये मिलते नहीं थे। बहरहाल उन्होंने कोशिश करके साथ रह के एक लीगल कमेटी थी, उसमें हमारे वकला साहिबान भी थे, एक मसवदा तैयार किया। वो मसवदा अब इन्होंने असेंबली में पेश करना था। 25 जून को
माली साल 2024-25 का असेंबली में बजट इजलास होना था, हम ये उम्मीद रख रहे थे कि उससे पहले ये मसवदा, चूंकि आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली ने पास करना है, तो यकीनन ये पहले मसवदे को असेंबली में पेश करके पास करेंगे, उसके बाद इसको नोटिफाई करेंगे, फिर बजट का हिस्सा बना के हमें ADP का हिस्सा, इनबिल्ट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसका हिस्सा बनाएंगे, और जो हमारे अख्तियारात मुतय्यन है, जो बेसिक लोकल गवर्नमेंट जो मकामी हुकूमतों के मुतय्यन अख्तियारात हैं वो हमें मुंतकिल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जब 25 जून को हमने वजीर खजाना की असेंबली फ्लोर पर बजट तकरीर सुनी तो हम बेअंतहा हम मायूस हुए, और उस तकरीर में उन्होंने ये उस बजट इजलास में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को उन्होंने यकसर मुस्तरद किया। उसके बाद हमने आज़ाद कश्मीर भर के 10 अजला, 278 यूनियन कौंसिल और तीनों डिवीजन में हमने, चूंकि मीडिया का दौर है, कोऑर्डिनेशन आपस में की, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन के बाद हमने ये तय किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने 6 दिन पहले जी कि हम फलां तारीख को धरने पे जा रहे हैं। अब धरना, चूंकि इस वक्त तक तो हमारा पुरअमन, आज दूसरा दिन था, इस धरने में मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और जिला कौंसिल और जो यूनियन कौंसिल है हमारी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद इस धरने की मेजबान है, और पूरे आज़ाद कश्मीर के 10 अजला से नीलम वैली, जेलम वैली, बाग, अवेली, रावलाकोट, कोटली, पलंदरी, मीरपुर और बिम्बर, यहाँ के सब मुंतखब लोग जो अवेलेबल थे वो इस धरने में कल पहुंचे। उससे पहले हमने धरने का इनेकाद किया है। इस वक्त तक हमारा धरना पीसफुल है। हमारा डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो ये है कि एक्ट 90 उसका जो मुजवजा मसवदा उसमें अमेंडमेंट करके एक्ट 2024 इसका मसवदा तैयार होकर हुकूमती कमेटी के ज़िम्मेदारान के पास मौजूद है, उसको फिल फोर मंजूर करते हुए उसका नोटिफिकेशन किया जाए। ये हमारी बेसिक डिमांड है। फंड्स और अख्तियारात मुतय्यन है, वो लोकल बॉडीज के इलेक्टेड लोगों को, मुंतखब लोगों को और बल्दियाती अदारों को मुंतकिल करें। इससे हट के हमारी कोई और दूसरी डिमांड नहीं, हम इससे हम किसी पे कंप्रोमाइज करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने सारा पस मंज़र भी बताया और इस वक्त के हालात भी बताया, और साथ साथ आपने बताया कि आपके बुनियादी मुतालबात क्या हैं। यकीनन बल्दियाती नुमाइंदगान का जो इंतखाबी एक सिलसिला हुआ उसके बुनियादी मकासद ही यही थे कि ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों की, अवाम की जो है ना क़यादतें हैं उनको एम्पावर किया जाए। हुकूमत को यकीनन जो है ना बल्दियाती नुमाइंदों के मुतालबात सुनने चाहिए, हल करने चाहिए, ताकि निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकिली की जो बातें हुकूमतें करती हैं उस पर अमल भी हो सके। इसमें जी एक मैं इजाफा करना चाहूँगा। देखें, जब किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर को 10 लाख रुपए मिलते हैं या 5 लाख रुपए मिलते हैं, मेरी यूसीज की 30,000 आबादी है, मेरी यूसी के 30,000 लोग उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर 30 नहीं भी कर रहे तो 20,000 लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि करप्शन रोकने का भी एक बेहतरीन और मौसर जरिया है बल्दियाती इदारों को सचेतना और बल्दियाती इदारों को फाल करना। करप्शन रोकने का भी एक मौसर जरिया है। चूँकि मुझे 10 अभी रिसेंटली इन्होंने ग्रांट इन एड की मद में, जिससे पहले हमने रिजेक्ट किया कि हम ये नहीं लेते, लेकिन बाद जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने ये कमिटमेंट कीजिए कि हम आइंदा बजट में आपको हम फाइनेंस कमीशन बना रहे हैं, आपको बजट कैसा बनाएंगे, ADP कैसा बनाएंगे, तब तक ये ग्रांट एंड एड आप अपने जो छोटे मोटे काम है वो करवाएं। उसमें भी उन्होंने जो है वो मुनसफाना रवैया अख्तियार नहीं किया। मैं 11 वार्ड से इलेक्शन लड़के आया हूँ, मुझे भी वो 10 लाख दिया गया, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काउंसलर जो 1 वार्ड से इलेक्शन लड़के आया या टाउन कमेटी म्यूनसिपल कमेटी का, उसको भी 10 लाख दिए। हमारा मकसद कब था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन कमेटी या म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर के 10 लाख पे एतराज नहीं है। हम कहते हैं उनको 20 मिलना चाहिए, लेकिन अगर उनको 10 मिले तो कम से कम एक 12-13 वार्ड से जो बंदा इलेक्शन लड़के आता है उसको 12-13 वार्ड की मुनासबत से उसको फंड मिलने चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये लोकल अदारों, बल्दियाती अदारों को ये फंड्स तरक्याती दे देते हैं अच्छे और मौसर तरीके से, अमली तौर पर वो जमीन पर लगेंगे, वरना MLA साहिबान को ये 10 करोड़ रुपया देते हैं। मेरे हल्के की 10 यूसीज हैं, 10 की 10 यूसीज में एक यूसी वाला सोचते हैं कि ये दूसरी यूसी में खर्च हो गए, दूसरी वाला सोचते हैं दूसरी में खर्च हो गए। अमली तौर पे वो कहीं भी नहीं खर्च होते, वो सियासी रिश्वत होती है। जब आप यूनिट वाइज, वार्ड वाइज और यूनियन काउंसिल वाइज जब आप उनको फंड्स देंगे तो मीडिया का दौर है, लोग बहुत सहने, तो लोगों की नजर होती है कि ये 10 लाख तो 10 लाख है, 10 रुपए की करप्शन करने का भी कोई अंदेशा नहीं है कि लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये पैसे इसको मिलने से पहले लोग अवेयर होते हैं, ये किधर लगाएंगे। अगर ये मैं समझता हूँ कि बल्दियाती अदारों को फाल कर देते हैं, ये फंड्स
اور اختیارات اور ترقیاتی کام یہ لوکل سطح کے لوگوں کو منتقل کر دیتے ہیں تو کرپشن بھی رک جائے گی اور بہت اچھا عملی طور پہ گراؤنڈ پہ بھی چیزیں لگیں گی. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے میر امتیاز صاحب جو ضلعی کونسلر تھے اور اس وقت جو بلدیاتی نمائندگی احتجاج کر رہے ہیں ان کی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام باخبر کشمیر